नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री हंस वाइन इंस्टीट्यूट पर। आज का तारीख है 25 अक्टूबर 2022 और इस दिन के करंट अफेयर्स के जितने भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं उसे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज से हम लोग एक नया चीज़ भी इसमें ऐड कर रहे हैं कि आपको इस वीडियो का जब क्वेश्चन करंट अफेयर्स का 10 क्वेश्चन हो जाएगा, उसके बाद 5 क्वेश्चन प्रतिदिन हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले कंप्यूटर्स के भी प्रश्न को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे मतलब हम ये भी जो है वो विद्यार्थी के डिमांड पे ही कर रहे हैं। तो आप आशा करते हैं कि आपको वो पसंद आया होगा, क्योंकि आप जानते होंगे कि कोई भी एग्ज़ाम में सिर्फ ना केवल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बल्कि हर किसी भी एग्ज़ाम में कंप्यूटर का क्वेश्चन प्रश्न तो रहता ही रहता है। ठीक है, तो उसे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो ऐसा होगा कि हम लोग बेसिक से लेके हाई लेवल तक जाने का कोशिश करेंगे और आशा करेंगे कि आपको अच्छी तरीक़े से उसमें बताया जाए। ठीक है, तो चलिए करंट अफेयर्स एक अनोखी सोच के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, थोड़ा गला का प्रॉब्लम चल रहा है, सर्दी खांसी ये वो हो गया है, तो कोशिश करेंगे कि डेली वीडियो बनाने का। अभी फ़िलहाल इस महीना तो एकदम कंटिन्यू था, लेकिन अभी मेरा गला थोड़ा सा जवाब दे रहा है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे आप लोग के लिए कंटिन्यू करने का। ठीक है, चलिए आज आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, उड़ान भरना है अगर मन में आप ठान लिए हैं तो जितना बार भी इन मतलब आपका किस्मत आपका नसीब गिराएगा तो आपको उतना फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वही चीज़ है, आपको अपने मतलब जिद पे ना मतलब अड़िग रहना चाहिए। ठीक है, चाहे सपना पूरा करने के लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। तो चलिए, आई होप इस वीडियो आप इस मोटिवेशन को समझ गए होंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। उससे पहले हम लोग इसमें क्या क्या डिस्कस करते हैं वो भी देख लीजिए। नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, पर्सन प्लेस एंड थिंग्स। ठीक है, जो भी न्यूज़ में है, आर्ट एंड कल्चर, गवर्नमेंट स्कीम, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बिजनेस, इकोनॉमी एंड बैंकिंग से रिलेटेड, रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस है, समिट एंड कॉन्फ्रेंस है, स्पोर्ट्स न्यूज़ है, डिफरेंस डिफेंस एंड सिक्योरिटी, इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल, जो भी मतलब इसमें आता है ना, आपको क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, संविधान से रिलेटेड, और इम्पोर्टेंट डेज एंड इवेंट्स। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस बैंक के द्वारा DX पुरस्कार 2022 जीता गया है? ऑप्शन नंबर ए भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन नंबर बी बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक बैंक, और ऑप्शन नंबर डी इंडियन बैंक। तभी हाल ही में DX जो अवार्ड है ये कर्नाटक बैंक के द्वारा जीता गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। DX पुरस्कार 2022 कर्नाटक बैंक के द्वारा जीता गया है। ठीक है, कर्नाटक बैंक की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1924 ईस्वी में की गई थी, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, और इसका मुख्यालय मैंगलुरु में है, बेंगलुरु में नहीं, मैंगलुरु में। ठीक है, वर्तमान में MD और CE कौन है? तो महाबलेश्वर MS है, ये याद कर लीजिएगा। कर्नाटक बैंक के MD और CEO महाबलेश्वर MS हैं। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। हाल ही में कर्नाटक रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन नंबर ए पुनीत राजकुमार, ऑप्शन नंबर बी रामचरण, ऑप्शन नंबर सी अल्लू अर्जुन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको मालूम होगा कि अभी हाल ही में एक अभिनेता जी का निधन हो गया था, उनका नाम है पुनीत राजकुमार। उनको अभी कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा कर्नाटक सरकार के द्वारा की गई है। ठीक है, इनको मरणोपरांत यह कर्नाटक रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, तो पुनीत राजकुमार जो है ये मरणोपरांत इनको, ये कन्नड़ अभिनेता थे, इसे याद कर लीजिएगा, अभिनेता हैं ये। इनसे पूछ भी लिया जाता है कि अभी हाल ही में पुनीत राजकुमार जी का निधन हो गया, वे कौन थे या किस फील्ड से संबंधित है, तो उनको आप ये बोल दीजिएगा, अभिनेता। ठीक है, ये सही आंसर हो जाएगा। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलोर। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई है। ठीक है, ये बसवराज बोम्मई होगा, BOMBAI, है ना, बम्बई। ठीक है, बम्बई होगा, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, बसवराज बोम्बई। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत है। हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने विधानसभा में कन्नड़ भाषा व्यापक विकास विधेयक 2022 पेश किया है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, और कर्नाटक सरकार के द्वारा ही धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दिया गया है, इसके राज्यपाल के द्वारा मंजूरी इसको मिल गई है। धर्मांतरण विरोधी विधेयक, ये भी इसको मंजूरी कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत जी के द्वारा मिल गया है। भारतीय स्टेट बैंक जो है स्टार्टअप्स के लिए
पहली शाखा कर्नाटक के बेंगलोर में ओपन किया है। ठीक है, कर्नाटक सरकार ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए ईशा आउटरीच के साथ समझौते किया है। ठीक है, ये कृषि को बढ़ावा देने के लिए है। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने के द्वारा खिलाड़ियों को 2% आरक्षण देने की घोषणा की गई है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पुण्य कोटि दूत योजना, इसमें क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है और ऐसा अभी कोई किसी भी सरकार के द्वारा चलाया नहीं गया है। पुण्य दत्तु योजना जो है, पुण्य कोटि दत्तु योजना, ये कर्नाटक सरकार के द्वारा चलाया गया है और इसमें इस योजना के तहत में गाय को गोद लेने के लिए यह योजना शुरू किया गया है। ठीक है, और ऐसा करने वाला कर्नाटक पहला राज्य बन गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गाय को गोद लेने वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देख लीजिए। आपको हाल ही में यूथ बिजनेस इंटरनेशनल ग्लोबल यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। यूथ बिजनेस इंटरनेशनल ग्लोबल यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? ऑप्शन नंबर ए निरंजन ओवल, ऑप्शन नंबर बी रतन टाटा, ऑप्शन नंबर सी कर्नल स्वरूप, ऑप्शन नंबर डी बारबरा मेटकॉफ। तो अभी जो है निरंजन ओवल को यूथ बिजनेस इंटरनेशनल ग्लोबल यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी हाल ही में रतन टाटा जी को भी समाज सेवा के क्षेत्र में सेवा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इसे भी याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, है ना। और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख ले, जैसे अल्ट्रामैन का खिताब किसने जीता? तो कर्नल स्वरूप सिंह ने जीता है। अल्ट्रामैन का जो खिताब है ये किसने जीता है? तो कर्नल स्वरूप सिंह ने जीते हैं। हाल ही में सर सैयद उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो बारबरा मेटकॉफ को किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? तो रॉक्सी कोल को सम्मानित किया गया है देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल 2022 से। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट प्राइजेस है। तो आपको ये अच्छा लग रहा है तो ज़रूर आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, आपके लिए डेली हम मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी थोड़ा सा सर को सपोर्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य अरुणोदयी नकद लाभार्थी की सूची में संशोधन करेगा? अरुणोदयी ये योजना है और ये किस राज्य की योजना है ये पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर डी असम। तो अरुणोदय योजना जो है ये असम की योजना है और इसी में अभी लाभार्थियों की जो सूची है, मतलब कौन कौन इसमें किसको किसको यह योजना का लाभ मिलेगा, उस सूची में संशोधन किया गया है। तो इसे याद कर लीजिएगा, ये असम की योजना है। असम में ही इस योजना के तहत 1250 इस योजना के तहत क्या होता है, 1250 प्रति माह इस योजना के तहत जितने भी लाभार्थी हैं उसको मिलते हैं, लेकिन अभी इसमें संशोधन होगा। और असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा है, इसे याद कर लीजिएगा। राज्यपाल जगदीश मुखी है। और हाल ही में कटी बिहू त्यौहार जो है ये असम में मनाया गया है। ठीक है, यहाँ पे ही कामाख्या माता का मंदिर है और जो माजुली द्वीप है ये भी असम में ही स्थित है, इसे याद कर लीजिएगा। और हाल ही में अभी का रिसेंट असम से रिलेटेड ये न्यूज़ है कि अभी अप्सपा जो एक्ट है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट, उसे 6 महीना के लिए असम में भी बढ़ा दिया गया है। कुछ दिन पहले नागालैंड में बढ़ाया गया था, अभी फिर असम में बढ़ाया गया है। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट का ये मतलब होता है कि आपको बिना बताए तलाशी ली जा सकती है, जो स्पेशल फोर्सेस है उसको गोली चलाने का भी हक रहता है, मतलब परमिशन रहता है, किसी के भी पूछने का ज़रूरत नहीं होता है। और ये कहाँ पे लगता है अप्सपा एक्ट? ये हर वो क्षेत्र में लगेगा जहाँ पे अशांति फैला हुआ है, इसे याद कर लीजिएगा। ये भारत सरकार का एक स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। हाल ही में सबसे लोकप्रिय जीआई टैग पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शन नंबर ए, मतलब किस खाद्य पदार्थ के द्वारा ये जीता गया है? तो सबसे लोकप्रिय जीआई टैग, जीआई का मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेटर, मतलब किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में पाया जाना वाला वो चीज़। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हैदराबादी हलीम, ऑप्शन नंबर बी जर्दालू आम, ऑप्शन नंबर सी शाही लीची, ऑप्शन नंबर डी दार्जिलिंग चाय। तो अभी सबसे लोकप्रिय जीआई टैग का पुरस्कार जो है ये हैदराबादी हलीम को मिला है। ये एक्चुअली में एक प्रकार का नॉनवेज खिचड़ी है। ठीक है, इसमें मतलब मटन और ये खिचड़ी का मिक्सचर है, ये से याद कर लीजिएगा, नॉनवेज खिचड़ी है। खिचड़ी खिचड़ी आप लोग समझते हैं ना, तो ये खिचड़ी है नॉनवेज प्रकार का।
इसी को अभी ये मिला है और ये हैदराबाद में मिलता है ज़्यादातर, तो इसे याद कर लीजिएगा। सबसे लोकप्रिय जीआई टैग का पुरस्कार इसे मिला है, मतलब हैदराबादी हलीम का। ठीक है। जीआई टैग की बात करें तो ये 1999 की अधिनियम है, और 1999 में अधिनियम में सबसे पहला जीआई टैग जो है ये किसको मिला था, और ये जीआई टैग जो है ना ये 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। सबसे पहला जीआई टैग दार्जिलिंग के चाय को मिला था। जीआई टैग का फुल फॉर्म होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेटर या भौगोलिक संकेतक, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में पाया जाने वाला वो विशेष पदार्थ। ठीक है। अभी देखिए हाल ही में बिहार के शाही लीची को भी जीआई टैग मिला है, जर्दालू आम को भी मिला है जो कि बिहार का ही है। शाही लीची बिहार का, जर्दालू आम बिहार का। अभी हाल ही में बिहार के मिथिला मखाना को भी जीआई टैग मिला है, और ये रिसेंट बात है ना, मखाना, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है। झारखंड के कोहबर पेंटिंग को जीआई टैग मिल चुका है, और सोहराई सोहराई को भी जीआई टैग मिल चुका है। कश्मीर के केसर को भी जीआई टैग मिल चुका है, और हाल ही में नागालैंड के नागा खीरा, ये खीरा का नाम है, नागालैंड में पाया जाता है, उसे भी जीआई टैग मिला है। और इसके अलावा कोलकाता का रसगुल्ला को भी जीआई टैग ऑलरेडी मिल चुका है, और उड़ीसा के भी रसगुल्ला, एक्चुअली में उड़ीसा और कोलकाता में रसगुल्ला के लिए बहुत झमेला होता है कि किसके पास जीआई टैग होगा नहीं होगा, है ना। लेकिन फिर भी कलकत्ता के रसगुल्ला को मिला है और उड़ीसा के रसगुल्ला को मिला है जीआई टैग, दोनों को जीआई टैग मिल चुका है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। हाल ही में आई हीट वेव के कारण भारत को सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत का नुकसान हुआ है? ऑप्शन नंबर ए 6.1%, ऑप्शन नंबर बी 5.4%, ऑप्शन नंबर सी 8.7%, ऑप्शन नंबर डी इनमें से ऑप्शन नंबर डी 4.8%। तो जो अभी हाल ही में हीट वेव आई थी उसके कारण भारत का जो जीडीपी है, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद जो है, ये अभी 5.4% का नुकसान झेल रहा है, इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होता है। ठीक है। अभी देखिए हीट वेव्स क्या होता है। हीट वेव्स या लू, जानते हैं ना, लू चलता है। ठीक है। असामान्य रूप से गर्म मौसम का एक विस्तारित खिंचाव है जो आमतौर पर 2 दिनों से अधिक समय तक रहता है, इसे याद कर लीजिएगा। हीट वेव्स बहुत अधिक आर्द्रता के साथ या बिना गर्मी की लहरें हो सकती है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हीट वेव जो है इसमें आर्द्रता बहुत ज़्यादा अधिक होता है, और बिना अनावश्यक गर्मी नहीं है लेकिन फिर भी गर्म हवा बहने लगते हैं, तो उसी को हीट वेव बोलते हैं, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है। आज सामान्य मतलब जो सामान्य नहीं है ना, रूप से गर्म मौसम, ऐसा मौसम जो मतलब ऐसा लगता है कि अरे यार गर्मी है नहीं लेकिन फिर भी गर्म, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है, तो उसको हीट वेव बोलेंगे। और इसके वजह से भारत का जो सकल घरेलू उत्पाद है ना उसको 5.4% का नुकसान हुआ है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। हाल ही में किस देश में राष्ट्रपति की शक्तियों को कम करने वाला संवैधानिक संशोधन पारित किया गया? ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका, ऑप्शन नंबर बी वियतनाम, ऑप्शन नंबर सी म्यांमार, ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश। तभी हाल ही में श्रीलंका के द्वारा यह पारित किया गया है कि राष्ट्रपतियों की जो शक्ति है उसको कम कर दिया जाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। श्रीलंका की बात करें तो इसका 2 राजधानी है, एक है कोलंबो जो कि कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है, और श्री जयवर्धन पुरे कोट्टे जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, इसे याद कर लीजिएगा। श्रीलंका के 2 कैपिटल है। श्रीलंका की मुद्रा क्या है? श्रीलंकन रूपी। प्रधानमंत्री दिनेश गुरुवर्धने है, और राष्ट्रपति रनीले विक्रम सिंघे है, इसे याद कर लीजिएगा। रनीले विक्रम सिंघे राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री दिनेश गुरुवर्धने है। श्रीलंका ने अभी श्रीलंका जो है ये चाइना का डेथ ट्रैप पॉलिसी में फंस गया है, और श्रीलंका को अपना जो कोलंबो पोर्ट है उसे चीन को 100 साल के लीज पर देना पड़ गया है। तो इसका भी विरोध मतलब श्रीलंका में बहुत हुआ था, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर। ठीक है। अभी आप आते हैं पाक जल डुमरू किन 2 देशों के बीच है, तो ये भारत और श्रीलंका के बीच है, इसे याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे पाक का स्पेलिंग PALK है ना, पाल्क स्ट्रेट, क्या है इसका नाम? पाल्क स्टेट, मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच नहीं है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है। आप लोग को क्वेश्चन मतलब कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि भारत और बांग्लादेश के बीच के बॉर्डर सीमा को क्या कहते हैं, और भारत और चीन के बॉर्डर सीमा को क्या कहते हैं, भारत और पाकिस्तान के जो बॉर्डर है उसको क्या कहते हैं,
इसे किस नाम से जाना जाता है, इसे याद कर लीजिएगा। थोड़ा सा हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। हाल ही में कौन 10 लाख नौकरी देने के लिए विशाल भर्ती अभियान रोजगार मेला का शुभारंभ किए हैं? ऑप्शन नंबर ए द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन नंबर बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर सी अश्विनी वैष्णव, ऑप्शन नंबर डी राजनाथ सिंह। तो अभी देखिए, अभी आपको मालूम होगा कि 2024 में चुनाव आने वाले हैं, तो ये सब तो मतलब फॉर्मेलिटी तो किया ही जाएगा, लेकिन बाकी आप लोग भी जानते हैं कि नौकरी का क्या अभी अवस्था हो गया है। ठीक है, कोई बात नहीं। हाल ही में कौन जो है 10 लाख नौकरी देने का विशाल भर्ती अभियान रोजगार मेला का शुभारंभ करेगा? तो ये अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेला का शुभारंभ किए हैं, इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें बताया गया है कि 18 महीना में 10 लाख नौकरियां दी जाएगी और 38 जो ये है क्या बोलते हैं सेक्टर, उसमें दिया जाएगा। इसे याद कर लीजिएगा, पब्लिक सेक्टर जो पीएसयू है उसमें दिया जाएगा 38 विभागों में। ठीक है, ये किया जाएगा। और अभी ये भी बोला गया था कि दिवाली के ऑफर दिवाली में प्रधानमंत्री का गिफ्ट है 75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया गया है, ये भी बता दे रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। हाल ही में पहली खेलो इंडिया महिला जूडो नेशनल लीग किस शहर में आयोजित की गई है? ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी लद्दाख, ऑप्शन नंबर सी जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन नंबर डी शिमला। तभी ये पहली है तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, तो पहली खेलो इंडिया महिला जूडो नेशनल लीग जो है ये नई दिल्ली में आयोजित की गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका आयोजन जो है ये 21 अक्टूबर से 23 अक्टूबर के बीच हुआ है, इसे याद कर लीजिएगा। और इसमें खेल मंत्रालय और जूडो फाउंडेशन ऑफ इंडिया दोनों मिलकर इसका आयोजन किए हैं, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, भारत के खेल मंत्री कौन है वर्तमान में, आप लोग कमेंट बॉक्स में आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, बताइएगा प्लीज़। ठीक है, मतलब ऑर्डर नहीं है लेकिन फिर भी बता दीजिएगा ना। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। हाल ही में हर साल तिल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 20 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर बी 21 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर सी 22 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर डी 23 अक्टूबर। तो ये जो है जो तिल दिवस जो है ये हर साल आपको मालूम होगा कि हर साल ये 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। एक मिनट, हेलो। हर साल जो तिल दिवस है ना ये 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अभी कुछ दिन पहले ही हम लोग राष्ट्रीय राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर को मनाया है, तो ये याद कर लीजिएगा थोड़ा सा। और उसके बाद ये अक्टूबर का दिवस है। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस, ये सब सारे चीज़ हम लोगों ने डिस्कस कर चुका है। तो आते हैं हम लोग इसमें, देख लीजिए 5 अक्टूबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 8 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है और 8 अक्टूबर को ही भारतीय वायुसेना दिवस भी मनाया जाता है। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 12 अक्टूबर को विश्व गठिया रोग दिवस मनाया जाता है। 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। 14 अक्टूबर को ये अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस मनाया जाता है। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब 15 अक्टूबर को ही ग्रामीण महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है जो कि इम्पोर्टेंट है। 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है और 23 अक्टूबर को भी हर साल तिल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है, इसे याद कर लीजिएगा। अब आते हैं आज से जो नया सीरीज शुरू हो रहा है वो कंप्यूटर का प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर का प्रश्न में, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए बिल गेट्स, ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन नंबर सी वेल्स पास्कल, ऑप्शन नंबर डी जोसेफ जैक्यूई। तो कंप्यूटर का जनक मतलब फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए सिद्धार्थ, ऑप्शन नंबर बी परम, ऑप्शन नंबर सी मेघा, ऑप्शन नंबर डी साइबर। तो जो भारत में निर्मित प्रथम जो सुपर कंप्यूटर है उसका नाम था परम।
उसका नाम क्या था? परम। इसे याद कर लीजिएगा। परम जो है ये प्रथम कंप्यूटर है भारत में निर्मित। कंप्यूटर कौन सी भाषा पर कार्य करता है? क्वेश्चन नंबर 3। ऑप्शन नंबर ए बेसिक भाषा, ऑप्शन नंबर बी कोबोल भाषा, ऑप्शन नंबर सी मशीनी भाषा, ऑप्शन नंबर डी फोर्ट्रन भाषा। तो कंप्यूटर जो है ये मशीनी भाषा पे काम करता है। आपको मालूम होगा कि 0 और 1 ये दो ही डिजिट कंप्यूटर समझता है, जिसमें 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी बर्नपुर, ऑप्शन नंबर सी भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर डी भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता। तो भारत का पहला जो कंप्यूटर है ये भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भारत का पहला कंप्यूटर जो है ये इंडियन स्टैटिस्टिकल जो इंस्टीट्यूट है कोलकाता में उसमें स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं फ्रेंड्स। आज का लास्ट क्वेश्चन, डेटा प्रोसेसिंग किसे कहते हैं या डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए डेटा संग्रहण करना, ऑप्शन नंबर बी डेटा को सजाना, ऑप्शन नंबर सी डेटा को उपयोगी बनाना, या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो जो डेटा प्रोसेसिंग है इसका अर्थ होता है डेटा को उपयोगी बनाना। ठीक है, इसी को डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। और ये इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, सभी कोई इसमें उपयुक्त डी मार सकता है, लेकिन ऐसा नहीं। डेटा को उपयोगी बनाना ही क्या है? डेटा प्रोसेसिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये नया सीरीज अच्छा लगा होगा और ये वीडियो पसंद आया होगा। इसमें हम लोग कंप्यूटर्स को आपसे डेली 5 क्वेश्चंस तो एटलीस्ट डिस्कस करेंगे। अगर बेसी हो गया तो कोई बात नहीं, हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे और धीरे धीरे सारे चीज़ पहले बेसिक से शुरू करके फिर हाई लेवल पे जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसको हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। और हाँ, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपने फैमिली फ्रेंड्स को बोले कि हाँ इसे भी सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। और आपको मालूम होगा कि कल एक और भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि भारतीय मूल के जो ऋषि सुनक हैं वो कल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए हैं। इसे याद कर लीजिएगा। तो अब क्या है कि पहले ब्रिटेन हम लोग पे राज किया था, अब भारतीय ब्रिटेन पे राज करेगा। उसे हम लोग कल के वीडियो में क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।